नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का दोस्तों यानी विज्ञान से हम आज के इस वीडियो में टॉप 80 वीवीआई प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कराएंगे दोस्तों। और यह 80 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। और आप लोग को पता होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा प्रश्न हूबहू प्रश्न पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक प्रश्न से लेकर 80 प्रश्न तक सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और पूरी प्रश्नों जो भी करवाएं इसमें अच्छी तरह से सभी को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जो है आपको बहुत सारा प्रश्न हूबहू जाकर लड़ेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों अगर आपका टारगेट है कि हम विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन से देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या होता है इस तरह से। अगर मेरा जो है समतल दर्पण है, यहाँ पे जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब होगा, तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। और इसका आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान जो आई होता है और आर होता है, दोनों कोण का मान जो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आएगा, ठीक है। लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है और आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। इतना 2 याद रखिएगा, दोनों इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस यानी आवर्धन बराबर एम बराबर जो आपको पूछा जा रहा है, तो एम बराबर जो होता है भी बटा के यू होता है। तो देखिए भी बटा के यू कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा कि दर्पण का सूत्र है। ये भी काफ़ी बार आपके बोर्ड पे जहाँ पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा है कि दर्पण सूत्र है। तो देखिए दर्पण सूत्र ऑप्शन नंबर ए यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यही दोस्तों आपसे अगर लेंस सूत्र पूछा जाएगा तो 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा और यह दर्पण सूत्र है, ठीक है। तो दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, जो इस तरह से मेरा जो होता है ऐसे उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस इस तरह का होता है, इसमें अगर कोई प्रकाश का किरण आएगा तो वो ना एक पॉइंट पर लाकर फोकस पे इसको एक पॉइंट पर अभिसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अवतल लेंस इस तरह के होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। इसमें अगर इस तरह से कोई आता है तो वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर चला जाता है। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि डॉटेड लाइन से इस तरह से बढ़ता है यहाँ पे इसका फोकस। तो यानी कि वह होता है अपसारी लेंस होता है। किसको, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं और अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो दोनों अच्छी तरह से याद रखिए, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, 100% आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। 6ठा नंबर पूछा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है या दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी बनता है, ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिएगा आभासी बनेगा उत्तर। इसीलिए जो है साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है गाड़ी में, ठीक है ना, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यानी बी ऑप्शन का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 7वां नंबर पूछा कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न अब 8वां नंबर प्रश्न में पूछा कि डायनेमो परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो जो होता है परिवर्तित करता है, यानी कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा। और विद्युत मोटर का बात कहेगा तो वह क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कब, जब विद्युत मोटर पूछा जाएगा तब। यहाँ पे डायनेमो पूछा जा रहा था, तब बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न में पूछे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए नहीं किया जा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो नहीं जो होगा वह पीतल से नहीं, यानी जो
पारदर्शी यानी रहेगा उससे तो लेंस हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जो अपारदर्शी रहेगा जिससे मैंने प्रकाश पार ही नहीं हुआ तो उसको हम लेंस कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए पीतल हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, ये सभी से क्या होता है हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर। पूछे कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश का परिवर्तन के नियम के लिए सही है। देखिए यहाँ पे पहले पूछा था प्रकाश का परिवर्तन का, तो अपवर्तन का पूछ रहा था। अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। देखिए हमारे यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा आँख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो वह रेटिना पर बनता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और हम लोग जो आँख डोनेट करते हैं यानी आँख जो दान देते हैं वो कॉर्निया उसमें दिया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और आँख का जो रंग होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जितने भी तरह का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने का चांसेस है दोस्तों, सभी आपको हम बताते चल रहे हैं। इसलिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न हम 80 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न VVI प्रश्न करवा रहे हैं, जो जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। दोस्तों म्यू का मान जो होता है, म्यू बराबर जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 13 नंबर। पूछ रहे कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। देखिए आपको गोलीय दर्पण दिया जिसका फोकस दूरी जो है प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस दिख रहा है ना आपको, तो अब ये गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए आप याद रखिएगा, गोलीय दर्पण अगर पॉजिटिव में रहेगा तो उसका जो फोकस दूरी पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल दर्पण का जो होता है पॉजिटिव होता है और अवतल का निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि +20 सेंटीमीटर जो हो गया यह कैसा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। अगर यही अवतल रहता यानी माइनस में दिया रहता तो अवतल हो जाता, लेकिन माइनस में तो नहीं है ना, तो इसलिए मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर। देखिए पूछा था कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई पड़ने का कारण क्या है। दोस्तों तालाब में जो जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो है दिखता है कम गहरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर। अगला प्रश्न मेरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी जस्ट आपको बताएं अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और अब ये उत्तल दर्पण का कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे अवतल पूछा जा रहा तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में पूछा कि यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी f और उसका वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो दोस्तों आपको जानते होंगे कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है, या तो f बराबर आप जानते होंगे कि r/2 होता है। तो दोनों एक ही फार्मूला, बस इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, दोनों आप याद रखिएगा दोनों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 17 नंबर। पूछा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से कौन संबंधित है, तो निमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो है एक कैसा हार्मोन है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस या एंजाइम। तो यह नर हार्मोन है। आप याद रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। देखिए आपको बताना है कि रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है तो वह एड्रीनल से होता है, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मादा जननतंत्र भाग नहीं है, मानव जननतंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बाहिनी। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसलिए शुक्रवाहिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए। बाकी अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम्बाहिनी हो गया, ये सभी मानव जननतंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है नहीं, यह नर जननतंत्र का भाग है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का टॉप 50 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 मार्क्स वाला होता है, अगर वो नहीं देखें वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, जाकर वहाँ पे देखिए। आपको उसमें जो इस साल जो 100% आने का चांसेज है वही प्रश्न आपको बताए हैं, जाकर देखिए। और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव प्रश्न आप हमारा वीडियो देख
सकते हैं। मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सारा का आपको टॉप VVI प्रश्न आपको हम करवाएं। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और जाकर देखिए। अभी भी समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी आप फटाफट वो सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो टारगेट है एग्जाम में लाने का वो पूरा कर सके, माँ बाप का सपना पूरा कर सके। देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा है कि द्विखंडन होता है। तो देखिए दोस्तों, द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। क्या होता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर। पूछा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो यह ब्रिसन से स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर। पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार यानी वजन कितना होता है मानव मस्तिष्क का? तो वह 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर प्रश्न में पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली जो बनाते हैं वह किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में जो बना होता है वो फिलामेंट वो किसका बना होता है, तो वह टंगस्टन का बना होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोनों प्रश्न काफ़ी VVI प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न अब देखते हैं 26 नंबर। पूछा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों, अगर आपसे 1 किलोवाट आवर बराबर भी पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर डी ही होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा और काफ़ी VVI प्रश्न है। इस बार 100% आने का चांस है, इसलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला नंबर मेरा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। देखिए दोस्तों, किलोवाट प्रति घंटा कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है ना, अगर किलोवाट घंटा पूछा जाता तो यह ऊर्जा का होता। ठीक है ना, लेकिन किलोवाट प्रति घंटा कोई इकाई नहीं होता है। तो इसका अगर किलोवाट घंटा रहेगा तब उसका ऊर्जा मारिएगा। ठीक है ना, ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। पूछा है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि वोल्टमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और यही दोस्तों, अगर आपसे एमीटर के बारे में पूछा जाएगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे कि हम विद्युत धारा माने मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 30वां नंबर। 30वां नंबर प्रश्न में पूछा था कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए विभवांतर मापने के लिए कहा जा रहा है तो मेरा वोल्टमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर आमीटर, अगर कहने का मतलब विद्युत धारा को कहता तो आमीटर हो जाता वहाँ पे। ठीक है ना, दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी जल विद्युत संयंत्र जहाँ पे होता है वहाँ किस ऊर्जा को मैंने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। यानी डैम में जो है पानी वहाँ पे जमा रहता है और उस डैम से मैंने जो पानी होता है स्थितिज ऊर्जा रहता है डैम के पानी में, और उसको उससे टरबाइन घुमाया जाता है जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर प्रश्न में पूछा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए 33 नंबर पूछा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न। धातु का ऑक्साइड पूछा जाए तो अम्लीय हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही अगर सिर्फ धातु का पूछा जाता तो वहाँ पे क्षारीय हो जाता। आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखना है, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर सिर्फ धातु का ऑक्साइड पूछा जाएगा तो क्षारीय, और अधातु के यहाँ पे पूछा जाता तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर पूछा जाएगा कि कार्बन है, कार्बन जो है कैसा है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु? तो अधातु है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 36 नंबर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखो यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो C6H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एरोमेटिक कहने का मतलब जो जिसका आकृति कार्बन का जो चयन होगा वह गोल प्रकार का होगा, यानी गोल, देखिए इस तरह से कहने का मतलब गोल प्रकार का हो रहा है ना, तो वही उसी को एरोमेटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। आपको बताना है दोस्तों कि अक्रिय गैस का उदाहरण कौन है। कार्बन है, हीलियम है, चांदी है, हाइड्रोजन है, तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हीलियम के अलावा जो होता है और कौन अक्रिय गैस होता है, कम से कम एक नाम आप लोग कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अक्रिय गैस का दूसरा एग्जाम्पल जो होता है उसका एक नाम आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन जो है उपधातु है। तो एंटीमनी जो होता है, इसको एसबी को हम एंटीमनी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। बाकी कॉपर हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी धातु है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जाए पौधे में श्वसन होता है। पौधे में जो श्वसन का क्रिया होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछे थे कि निम्न में स्वपोषी कौन है। बताना है दोस्तों कि स्वपोषी कौन है। तो दोस्तों आप जानते हैं काफ़ी आसान सवाल है, हरे पौधे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे जो है स्वपोषी, अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाकर लाने में। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अच्छे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 41 नंबर पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द जो है दोस्तों किनके द्वारा दी गई, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो होता है भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक पुस्तक का नाम है द माइक्रोग्राफिया, ठीक है। यह जो है पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछा जा रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा कोशिका विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा पौधे और पशुओं के जो कोशिकाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव हृदय जो होता है किसका घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 46 नंबर पूछा जा रहा है कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण है। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का जो कारण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछा जा रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में जो WBC का जो जीवन अवधि होती है दोस्तों वह कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन के लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है दोस्तों। आपको काफ़ी बार करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। आपको बताना है कि प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। OH जिसमें रहेगा उसमें जो यानी OH फंक्शनल ग्रुप है, यह जो है किसका फंक्शनल ग्रुप है यही बताना है आपको। तो यह अल्कोहल का हो जाता है, ठीक है। OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 51 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो वह एथाइन देता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथाइन या एसिटिलीन दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। या एथाइन हो याद रहे ऑप्शन में, या एसिटिलीन रहे तो दोनों वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको टॉप
80 VVI प्रश्न आपको इस वीडियो में हम करवाए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में के लिए इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। ठीक है, इससे जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और जो भी प्रश्न इसमें करवाए गए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो O3 होता है इसका फॉर्मूला। तो मेरा कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 53 नंबर में पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होने वाला धातु पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका तो आप आंसर जानते होंगे, पारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अधातु पूछा जाता तो उसका राइट आंसर क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अधातु पूछा जाता तो यानी जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न मेरा 54 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन होता है। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 55 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? दोस्तों आपको बताना है कि क्षारीय ऑक्साइड जो है कौन है। तो देखिए हम आपको पहले बताएं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो धातु मेरा कौन है? सोडियम है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 56 नंबर पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है एक मिश्रण है, तो यह NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का यानी कि मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों NaHCO3 का जो है इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। इसका फार्मूला आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस फार्मूला को। अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? देखिए नीला से लाल कर रहा है ना, नीला से लाल कर दे रहा है, तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है आपको बताया है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है ना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 जब रहेगा तो वह न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। और 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो वह क्या हो जाता है? वह 7 से अधिक रहेगा तो वह क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे नीला से लाल हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होगा? 2 होगा। बाकी सब तो देख रहे हैं ना, 7 से अधिक हो रहा है, तो ये सब तो होगा नहीं, ये सब ऑप्शन। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर पूछा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? C6H6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछा था कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है? तो वह जो होता है एथेनॉल होता है। आप लोग याद रखिएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर पूछा जा रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो यह दोस्तों एल्कीन का होता है। क्या होता है? एल्कीन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको एल्केन का भी बता दे रहे हैं। CnH2n+2 जो होता है एल्केन का होता है, और CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है, और CnH2n -2 रहेगा तो वह एल्काइन का हो जाता है। तीनों आप याद रखिएगा, तीनों में से एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है, पहले जोड़ना है फिर हटा देना है, उसके बाद फिर क्या कर देना है? घटा देना है। यानी जोड़ना है, हटाना है, फिर घटाना है। इस तरह से आप ट्रिक लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा। आप एक प्रश्न यानी यहाँ से 100% सही करके आइएगा अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 61 नंबर पूछा कि लोहे का परमाणु संख्या। देखिए आपको लोहे का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, तो 26 होता है। Fe जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं, वह किसका होता है? 26 होता है इसका, यानी कि परमाणु संख्या। दोस्तों आपसे हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम आप लोग 1 से 20 तक आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो 1 से 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या। ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप 1 से 30 तक आप लोग जरूर याद कर लीजिए, लेकिन 1 से 20 तक तो आप 100% याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न मेरा 62 नंबर स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें लोहा और कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व उपस्थित रहता है उसमें? तो निकेल और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं
63 नंबर पूछा कि पीतल है, काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार कराया हुआ प्रश्न है। तो पीतल जो होता है मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है आपके जो एग्जाम में कि पीतल जो है किसका किसका मिश्रण होता है। तो देखिए पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पीतल जो होता है किसका होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, अम्ल है जो है कौन है, आपको बताना है दोस्तों। तो अम्ल जो हो जाएगा वो H2SO4 हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी देखिए जो दिया हुआ ये सब क्षारीय है, ठीक है ना, क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जब भी आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। और लाइव क्लास ले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जाइए आप प्लेलिस्ट में जिस जो भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का जो टॉप वीवीआई प्रश्न है दोस्तों वही आपको वहाँ करवाया गया है। तो जाइए आप फटाफट सभी को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। और फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी करिए दोस्तों, आप एग्जाम में सबसे बेहतर करिएगा, ठीक है ना। यह आपसे जो है अपने आप से कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, अपने आप से जो है इतना अपने आप को मजबूत करिए कि जो है मेरा आपका जो टारगेट है उसे आप पूरा कर सकें। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर पूछा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर पूछा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अवशोषी अंग जो होता है कौन होता है, अपेंडिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 68 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर पूछा जाए कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, यानी मुख यानी मुंह से जो है कौन सा भाग जो होता है वह पाचन शुरू हो जाता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह मुंह से ही पाचन क्रिया उसका प्रारंभ हो जाता है यानी शुरू हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 70 नंबर पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो आरबीसी होता है, कौन होता है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर पूछा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला कौन होता है, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर पूछा था कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका होता है जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौना में जो होता है किस सेल का उपयोग होता है, तो शुष्क यानी सूखा सेल का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर पूछा कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और कार्य करने का दर जो है शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है वह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा
77 नंबर पूछे थे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है, श्वेत या उजला होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 78 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन लवण कौन है, लवण बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में लवण कौन है। तो लवण जो है NaCl है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवण है NaCl। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर पूछा है कि नीलाथोथा यानी तूतिया का अणुसूत्र होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीलाथोथा का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न मेरा 80 नंबर पूछा है कि गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की जो परमाणु संख्या है दोस्तों वो क्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों परमाणु संख्या 17 जो होता है किसका होता है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी परमाणु संख्या 17 जो होता है किसका होता है, आप लोग आंसर आप लोग बताइएगा लिख कर कि 17 जो होता है परमाणु संख्या किसका होता है, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। तो देखिए फाइनली इस वीडियो में आपके लिए हम टॉप 80 VVI प्रश्न करवाए थे दोस्तों, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न था। तो आप लोग 80 प्रश्न जो हम करवाए हैं आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी जितने प्रश्न बनता था दोस्तों सभी आपको हम बताने का कोशिश किए पूरा ईमानदारी के साथ। तो इसलिए आप लोग पूरा ईमानदारी के साथ सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर से बहुत सारा प्रश्न हूबहू पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ताकि जो आपका टारगेट है, आपका माँ बाप का सपना है, उसे पूरा कर सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।